फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। रेलेवेंट फैक्ट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 2 के ई एफ, सेक्शन 2 ABCD EFG जी, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे, एविडेंस एक्ट में, ठीक है। फैक्ट अपने ने कल बात की थी भाई, फैक्ट क्या होता है, फिजिकल फैक्ट होता है, मेंटल फैक्ट होता है, दो तरह के फैक्ट होते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिस चीज को आप देख सकते हो, जिस चीज को आप सुन सकते हो, जिस चीज को आप फील कर सकते हो, वो फिजिकल फैक्ट है। आपने मान लीजिए आपके सामने कोई फैक्ट आता है कि भाई सर इसने ये बात सुनी है, तो मतलब उसने अपने सेंसेस से सुनी है, देखी है, उसने उसको स्मेल किया है, उसने उसको टेस्ट किया, वो सब फिजिकल फैक्ट है, ठीक है। कोई भी ऐसा फैक्ट आपके सामने आता है कि भाई इस बंदे का इंटेंशन था, इस बंदे का गुड फेथ था, इस बंदे का नॉलेज थी, मतलब जो उसके मेंटल कंडीशन के बारे में बातें आती है, वो मेंटल फैक्ट होता है। फैक्ट क्या है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बीइंग अ जज या कोर्ट के अंदर हमको यही केस में देखना होता है कि भैया इस केस में जो बातें आ रही है वो रेलेवेंट है या नहीं है, इस केस के अंदर फैक्ट इन इश्यू क्या है। दो चीजें अपने पास आती हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास मान लो पहला एक केस, दो एग्जांपल ले लेंगे। एक केस आया जिसमें ये था, एक पर्सन है, उसको एक्यूज किया गया है फॉर मर्डर ऑफ बी। सिविल का भी लेंगे, क्रिमिनल का भी ले लेंगे। मर्डर ऑफ बी, ए पे क्या आरोप लगाया है कि क्या उसने बी का मर्डर किया है या नहीं किया। अब इस केस के अंदर आपके सामने क्या ऐसी बातें प्रूव हो जाएं कि आप केस का डिसीजन दे सकते हो। क्या है, ए के ऊपर आरोप लगाया कि उसने बी का मर्डर किया है। इस केस में ऐसी क्या क्या बातें प्रूव हो जाएं कि आप केस का डिसीजन दे सकते हो। अगर आपके सामने ये बात प्रूव हो जाए, पहला कि क्या ए की इंटेंशन थी, क्योंकि मर्डर में दो ही चीजें चाहिए होती है, इंटेंशन और मर्डर। क्या ए की इंटेंशन थी, दूसरी बात या फिर बोल दें कि क्या ए ने डेथ कोज की है। अगर ये दो बातें आपके सामने प्रूव हो जाए, आप केस का डिसीजन दे सकते हो। इंटेंशन की इंटेंशन थी या नहीं थी, क्योंकि मर्डर के लिए दो ही चीजें चाहिए होती है, इंटेंशन और डेथ। क्या ए ने डेथ कोज किया है और क्या ए की इंटेंशन थी या नहीं थी, दोनों प्रूव हो जाती हैं, आप डिसीजन दे सकते हो। दूसरा, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड देन ए जो है बी के ऊपर केस करता है कि सर इसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। इसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच मतलब सर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, किसी भी चीज का ले लो, और देन उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। मान लीजिए ये था कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था कि ए इसको 100 रुपए देगा, बी इसको एक बुक देगा। ए कहता है सर इसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, मैंने इसको 100 रुपए दिए, इसने मुझे किताब नहीं दी, कुछ भी, ठीक है। या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लो जिसके अंदर एक पार्टी बोलती है भाई मैंने मेरा काम किया, दूसरा वाला अपना काम नहीं कर रहा है, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर ऐसे क्या बातें आपके सामने प्रूव हो जाएं कि आप केस का डिसीजन दे सकते हो। पहला कि भाई क्या कॉन्ट्रैक्ट था, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी है, क्योंकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तभी आप आ सकते हो कि अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तभी हम आगे चलते हैं। दूसरा, क्या ब्रीच हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्ट था तो क्या ब्रीच हुआ है, अगर ब्रीच हुआ है तो फिर आप ये डिसीजन दे सकते हो कि हाँ, आप फैसला सुना सकते हो कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट था जिसका ब्रीच हुआ है, और फिर उसके बाद आपको जो भी उचित ऑर्डर लगेगा पास करोगे। तो केस के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास जब केस आता है तो केस के अंदर वो सब बातें जिस बातों पे आप केस का डिसीजन दे सकते हो उसको हम बोलते हैं फैक्ट इन इश्यू। वो सब फैक्ट, ये भी एक तरह के फैक्ट ही है ना, इंटेंशन था या नहीं था, बस ये मेंटल फैक्ट है। डेथ कोज की है या नहीं की है, ये फिजिकल फैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था, ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये भी एक तरह के क्या है, फैक्ट ही तो है। वो सब फैक्ट जिन पे केस का डिसीजन आ सकता है, जिन फैक्ट को अगर प्रूव किया जाए तो केस का डिसीजन आ सकता है, वो होता है फैक्ट इन इश्यू। उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू को दूसरी भाषा में, जो मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, ये तो चलो अपने ने जो साक्ष्य अधिनियम की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से बोल दिया। फैक्ट इन इश्यू को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं कि फैक्ट इन इश्यू अगर आपको निकालना है तो एक वो फैक्ट जो एसर्ट किया जाता है बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अनदर,
डिनाइड बाय अनदर। आपके पास दो लोग आते हैं, जैसे पिछला एग्जांपल उठा लो, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल उठा लो, केस आया, ए ने बी के खिलाफ केस किया कि सर इसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। बी क्या बोलेगा, सर मैंने ब्रीच नहीं किया। ए कह रहा है ब्रीच किया है, सर मैंने ब्रीच नहीं किया। एक पार्टी कह रही है ऐसा हुआ है, दूसरी कह रही है ऐसा नहीं हुआ। तो ये फैक्टिंग इश्यू है कि क्या ये हुआ है या नहीं हुआ, ताकि आप डिसीजन दे पाओ। वो कह रहा है कि सर ब्रीच हुआ है, दूसरा कह रहा है सर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। ए ने क्या बोला कि सर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फिर ब्रीच हुआ है, दूसरा कह रहा है सर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, ब्रीच तो आगे की बात है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, क्यों, ताकि उसके बाद आगे चल सके। तो फैक्ट इन इश्यू को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक, केस के वो फैक्ट जिनके बेसिस पे आप केस का डिसीजन सुना सकते हो, वो फैक्ट इन इश्यू होते हैं। दूसरा कि भाई केस के अंदर वो फैक्ट, भाई हर पार्टी अपनी अपनी बातें बोलती है, वो अपनी कहानी होती है, दूसरे की अपनी कहानी होती है। वो फैक्ट, वो बातें जिन पर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, एक कह रहा होता है ऐसा हुआ है, दूसरा कह रहा होता है ऐसा नहीं हुआ है, या एक कह रहा होता है ऐसा नहीं हुआ है, दूसरा कह रहा होता है ऐसा हुआ है। वो सब फैक्ट जिन पे दोनों पार्टीज कॉन्ट्रडिक्शन, ऑपोजिट चल रही होती हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्ट इन इश्यू। ये है फैक्ट इन इश्यू। अभी तक कोई भी डाउट? फिर अपने इसके टॉपिक पे आते हैं। एज पर साक्ष्य अधिनियम हम फैक्ट इन इश्यू को क्या बोलते हैं, साक्ष्य अधिनियम में हम रेलेवेंट फैक्ट को क्या बोलते हैं, ये सब। इसमें कोई भी डाउट? अब आते हैं रेलेवेंट फैक्ट। एग्जांपल्स देखते हैं भी रेलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं। पहले ही अपने बात कर चुके हैं भी रेलेवेंट का मतलब क्या होता है, केस से जो कनेक्टेड होते हैं, वो फैक्ट जो केस से कनेक्टेड है, वो फैक्ट जो केस से कनेक्टेड है। फैक्ट इन इश्यू क्या है, वो फैक्ट जिसपे दोनों पार्टीज ऑपोजिट चल रही हैं, वो फैक्ट जिन पे केस का डिसीजन है। तो अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसपे केस का डिसीजन होगा, तो वो फैक्ट इन इश्यू होगा, वो रेलेवेंट फैक्ट नहीं होगा। रेलेवेंट फैक्ट क्या होगा, वो फैक्ट जो केस से कनेक्टेड होगा, लीगली कनेक्टेड माना जाएगा, और उस पे हो सकता है सिर्फ उसी बेस पे केस का डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि अगर उसी के बेस पे केस का डिसीजन आ सकता है, तब हम उसको फैक्ट इन इश्यू बोलते हैं। तो रेलेवेंट फैक्ट क्या बोलते हैं हम, वो फैक्ट जो केस से लीगली कनेक्टेड होते हैं, लीगली कनेक्टेड होते हैं। और ये ध्यान रखना कि ये वो फैक्ट होते हैं जिन पर केस का डिसीजन नहीं आता। अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसके ऊपर सोलली, जिस फैक्ट के ऊपर ही केस का डिसीजन आ सकता है, तो बात खत्म, वो फैक्ट इन इश्यू होगा, वो रेलेवेंट फैक्ट नहीं होगा। तो रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है भाई, मान लो पिछला एग्जांपल उठा लो कि क्या भाई इस ए के ऊपर आरोप लगाए कि इसने बी का मर्डर किया है। आपके पास यहाँ रेलेवेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं, सर ए ने 2 दिन पहले गन खरीदी है, सर ए और बी में पुरानी कोई रंजिश थी। अब रंजिश के बेस पे आप डिसीजन नहीं दे सकते हो, पर आप ये कर सकते हो कि हाँ रंजिश थी, मतलब हो सकता है इसने किया हो। 100% नहीं, पर प्रोबेबिलिटी बन रही है। इसने गन खरीदी है 2 दिन पहले, आप डिसीजन नहीं दे पा रहे हो, पर प्रोबेबिलिटी बन रही है कि इसने मर्डर किया होगा। देन कम्स कॉन्ट्रैक्ट के केसेस के अंदर कि भैया इसने ब्रीच किया है कि नहीं। अब इसके अंदर आपके पास क्या आ सकता है, इसके अंदर ये आ सकता है कि भाई आपके पास आता है कि कहां गया ये बी ने एक पर्सन को बोला है कि मेरे और ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एक पर्सन को ये बात बोली है, पर इसके बेस पे आप ये तो नहीं कह सकते हो कि बी ने ब्रीच किया है। इसके बेस पे आप ये डिसीजन तो नहीं दे सकते हो कि बी ने ब्रीच किया है। तो ये क्या है, कनेक्टेड है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है ये अभी तक नहीं कह सकते। जस्ट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आप ये तो नहीं कह सकते हो कि ब्रीच हुआ है। तो कई ऐसे केस के अंदर फैक्ट होते हैं जो केस से कनेक्टेड तो होते हैं, पर सिर्फ उस फैक्ट के बेस पे आप केस का डिसीजन नहीं दे सकते हो, तो हम उसको डाल देते हैं रेलेवेंट फैक्ट की कैटेगरी में। वो फैक्ट जिनके बेस पे आप केस का डिसीजन दे सकते हो, उनको हम बोलते हैं फैक्ट इन इश्यू। ये अभी तक मैंने जो आपको बात बताई, ये मैंने आपको इतना इन डिटेल ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको अगर कभी प्रैक्टिकली ये चीज देखनी हो, आप कोई केस पढ़ रहे हो, मान लो सिविल केस उठाओगे तो एक पार्टी की प्लेंट होगी, दूसरी की रिटर्न स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ रहे हो, आपको अगर ये देखना हो भाई उसमें
फैक्ट इन इश्यू क्या है, इसमें रेलेवेंट फैक्ट क्या है, तो फैक्ट इन इश्यू वो फैक्ट होंगे जिसमें दोनों पार्टी एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही होंगी, वो फैक्ट इन इश्यू होंगे। वो फैक्ट जिसके ऊपर केस का डिसीजन होगा। रेलेवेंट फैक्ट क्या होंगे, वो फैक्ट जो केस से कनेक्टेड होंगे। आपको जो भी फैक्ट केस से कनेक्टेड लग रहा होगा ना उसमें, वो सब रेलेवेंट होंगे। बट उस अकेले फैक्ट के बेस पे केस का डिसीजन नहीं आ सकता, वो रेलेवेंट फैक्ट रहेंगे। अगर उस फैक्ट के बेस पे केस का डिसीजन आ सकता है, फिर हम उसको फैक्ट इन इश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसको लिखना कैसे होता है। लिखना बहुत सिंपल होता है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि भाई ठीक है, आप लोगों को अगर कभी प्रैक्टिकली देखना हो, किसी केस फाइल के अंदर देखना हो, तो आप ऐसे देख सकते हो। बट अब लिखना सिर्फ सिंपल सा है, इतना ही याद करना जितना अब लिख रहे हैं। रेलेवेंट फैक्ट, सेक्शन 2EFG, वो फैक्ट which is connected with suit और प्रोसीडिंग, केस या फिर केस की जो भी प्रक्रिया है उसके साथ, एज पर प्रोविजंस ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं लीगली कनेक्टेड। क्योंकि एज पर लॉ कनेक्टेड होने चाहिए, लॉजिक से नहीं। हम क्या बोलते हैं, हम बात करते हैं लीगल रेलेवेंसी की। हम किसकी बात करते हैं, लीगल रेलेवेंसी की। तो कोई भी ऐसा फैक्ट जो केस से कनेक्टेड है, ओके सॉरी, ये सॉरी यार, मैं वो फैक्ट इन इश्यू वाला ध्यान नहीं दिया। ओके सॉरी, ठीक है। वो फैक्ट जो केस से लीगली कनेक्टेड, ये चीज ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है कि भाई जो अपने रेलेवेंसी की बात होती है वो कौन सी रेलेवेंसी होती है, लॉजिकल या लीगल। लीगल, केस एज पर लॉ कनेक्टेड होना चाहिए, केस एज पर लॉ कनेक्टेड होना चाहिए। जो फैक्ट है वो केस से एज पर लॉ, एज पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम कनेक्टेड होने चाहिए। ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। एक चीज, अब आते हैं इसके अंदर जो और हम बातें बोलते हैं। हमने क्या बोला भाई, रेलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं, वो केस के वो फैक्ट जो केस से कनेक्टेड होते हैं और एज पर लॉ मतलब लीगली कनेक्टेड होते हैं। इसके जो और नाम क्या क्या है, हम इसका नाम, इसको एक नाम दिया जाता है जो लैटिन नाम है, वो है फैक्टम प्रोबेंस। क्या नाम है, फैक्टम प्रोबेंस, जिसको हम बोलते हैं एविडेंटरी फैक्ट। एविडेंटरी फैक्ट, ये वो फैक्ट होते हैं जो केस के अंदर एज एन एविडेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो एज एन एविडेंस, एज एन एविडेंस किस लिए, टू प्रूव फैक्ट इन इश्यू। केस के अंदर हो क्या रहा होता है, अपने जैसे पिछला एग्जांपल उठाए, केस के अंदर हो क्या हो रहा था, मान लो ए के ऊपर आरोप लगाए कि उसने बी का मर्डर किया या नहीं किया। आप केस के अंदर क्या देख रहे होते हो कि भैया इंटेंशन है या नहीं ये बता दो, ए ने डेथ किया है या नहीं की ये बता दो। मतलब हम प्रूव, केस के अंदर प्रूव क्या करना होता है, सर ए की इंटेंशन है या नहीं। क्या प्रूव करना होता है, ए ने डेथ किया है या नहीं। उसी के लिए एविडेंसेस लाए जाते हैं कि सर ए और बी की 5 से 6 महीने पहले लड़ाई हुई थी, जो क्या दिखाता है कि अच्छा इनके आपस में रिलेशन अच्छा नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ है। सर ए ने जो है 2 दिन पहले वेपन खरीदा था, मतलब कि इसने वेपन खरीदा है तो हो सकता है इसी ने ऑफेंस किया हो। तो धीरे धीरे क्या है, इसकी इंटेंशन बना रहे होते हैं कि सर जब इसने गोली चलाई तब इसको पता था कि ये बंदूक है और ये गोली चला रहा है, ऐसा नहीं है कि ये अनसाउंड माइंड था, दारू पिया हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। तो वहां पर हम इसकी ला रहे होते हैं कि सर इसने इंटेंशन थी। हम किस बात पे लेकर जा रहे होते हैं कि इंटेंशन थी, ताकि हम बाद में ये कह सके कि सर इसकी इंटेंशन थी, इसने डेथ भी किया है, इसको मर्डर के लिए लायबल करो। तो हम क्या बोलते हैं कि जो रेलेवेंट फैक्ट होता है ना, इसको हम एविडेंटरी फैक्ट बोलते हैं। मतलब कि ये वो फैक्ट होते हैं जो एज एन एविडेंस कोर्ट में पेश किए जाते हैं, किस लिए, फॉर प्रूविंग फैक्ट इन इश्यू। वो फैक्ट होते हैं जो एज एन एविडेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर प्रूविंग फैक्ट इन इश्यू। ये है रेलेवेंट फैक्ट। हालांकि
आपसे जब पूछा जाता है तब तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना होता है। अभी इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो बता दूंगा मैं, ध्यान रख लेना। रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है? केस के वो फैक्ट या फिर, हाँ ठीक है, केस के वो फैक्ट जो केस के साथ या सूट के साथ या प्रोसीडिंग के साथ, सूट का मतलब होता है सिविल सूट, हम नॉर्मली लिख देते हैं सिविल सूट। प्रोसीडिंग का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है, तो हम नॉर्मली लिख देते हैं सूट या प्रोसीडिंग। सिविल को हम नाम देते हैं सूट, क्रिमिनल को नाम देते हैं प्रोसीडिंग। केस के वो फैक्ट जो सूट या फिर प्रोसीडिंग के साथ लीगली कनेक्टेड है, मतलब एज पर प्रोविजंस ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम कनेक्टेड है, इसको हम क्या बोलते हैं? लीगल रेलेवेंसी। ये लीगली कनेक्टेड होते हैं, यहां लॉजिक नहीं चलेगा, ये एज पर लॉ कनेक्टेड होने चाहिए। इसका दूसरा नाम क्या है? फैक्टम प्रोबेंस या फिर एविडेंटरी फैक्ट, ये प्री में आता है, ध्यान रखना। सॉरी, कि रेलेवेंट फैक्ट का दूसरा नाम क्या है? फैक्टम प्रोबेंस या फिर एविडेंटरी फैक्ट, मतलब कि ये वो फैक्ट होते हैं जो एज एन एविडेंस पेश किए जाते हैं टू प्रूव फैक्ट इन इश्यू। कोई भी डाउट, कुछ भी? कोई भी डाउट, कुछ भी? हालांकि आपसे कभी प्रैक्टिकली नहीं पूछा जाता कि अच्छा इसमें ये बताओ रेलेवेंट फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इश्यू क्या है, नहीं पूछा जाता। आपसे जो क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल आता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या है उसकी डेफिनेशन लिखो, फैक्ट इन इश्यू क्या है उसकी डेफिनेशन लिखो, दोनों में डिफरेंस लिखो, बस। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है, रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन, फैक्ट इन इश्यू की डेफिनेशन, दोनों में डिफरेंस, और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। कोई भी डाउट, कुछ भी? फिर अपने आते हैं फैक्ट इन इश्यू के ऊपर। इसका सेक्शन नंबर जरूर अच्छे से पढ़ लेना, ये आ सकता है प्री में कि भाई रेलेवेंट फैक्ट कहां पर डिफाइन किया गया है। अब आते हैं फैक्ट इन इश्यू पे। EFG, फैक्ट इन इश्यू पे। हाँ, दोबारा रिपीट कर देते हैं जी। रेलेवेंट फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट का मतलब क्या है? कि वो फैक्ट जो केस से कनेक्टेड है, और वो फैक्ट केस से कनेक्टेड कैसा होना चाहिए? एज पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लीगली कनेक्टेड होना चाहिए, लॉजिक पे नहीं कि आपने ऐसे बोल दिया कि अरे हाँ ये तो कनेक्टेड लग ही रहा है और आप बोल दो कि रेलेवेंट फैक्टर नहीं। एज पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एज पर लिया जाए तो सेक्शन 3 से लेकर 50 तक, ये जो सेक्शन जो रेलेवेंसी की बात करते हैं उनके हिसाब से वो कनेक्टेड होना चाहिए। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है फैक्टम प्रोबेंस, या बोल सकते हो एविडेंटरी फैक्ट। ये है रेलेवेंट फैक्ट। इतना ही ध्यान रखना बस। रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है? केस का वो फैक्ट जो केस के साथ कनेक्टेड होता है एज पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बस। ठीक है, अब आते हैं फैक्ट इन इश्यू। अभी अपने इसको दोबारा भी रिपीट करेंगे। फैक्ट इन इश्यू, फैक्ट इन इश्यू के बेस पे हम वो बोलते हैं वो फैक्ट बाय विच राइट और लायबिलिटी कैन बी asserted और डिनाइड। ये क्या है? इन शॉर्ट, केस का वो फैक्ट जिसको अगर आप प्रूव करते हो ना तो आप ये कह सकते हो कि पार्टी लायबल है या नहीं है, पार्टी की राइट बनती है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये फैक्ट, अगर आप ये फैक्ट प्रूव कर दो कि पार्टी की इंटेंशन थी, ए की इंटेंशन थी बी को मर्डर करने की, तो यहां पर ए लायबल होगा। आप ये इंटेंशन को प्रूव, ये फैक्ट प्रूव कर दो कि ए की इंटेंशन थी और ए ने बी का मर्डर किया है, मतलब डेथ कोज की है, लायबल हो जाएगा वो। आप ये फैक्ट प्रूव कर दो कि भैया कॉन्ट्रैक्ट था और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, बी लायबल हो जाएगा। तो केस के वो फैक्ट जिनके बेसिस पे पार्टी की राइट या फिर पार्टी की लायबिलिटी को आप प्रूव कर सकते हो, या ये बोले वो फैक्ट जिस पर केस का डिसीजन आ सकता है।
जनरली हम फैक्ट इन इश्यू को वो फैक्ट बोलते हैं, वो फैक्ट जो असर्टेड होते हैं। असर्टेड मतलब एक पार्टी कहती है, एक पार्टी कहती है ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, बाय वन एंड डिनाइड बाय अनदर, एंड दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर देती है। तो ये सब जोड़ के हम बोलते हैं फैक्ट इन इश्यू। अगर वो हमसे सिर्फ डेफिनेशन पूछता है तब तो हम सिर्फ इतना सा ही लिखते हैं कि वो फैक्ट बाय विच राइट और लायबिलिटी ऑफ एन पार्टी कैन बी असर्टेड और डिनाइड इन ए सूट और प्रोसीडिंग। बट अगर वो हमसे दो तीन बातें और मतलब अपने को और दो तीन बातें लिखनी है तो आप ये लिख सकते हो कि वो फैक्ट जिस पर केस का डिसीजन आता है, वो फैक्ट जो असर्ट किया जाता है बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अनदर, इसका लीगल नेम क्या है? फैक्टम प्रोबेंडम, जिसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल फैक्ट। प्रिंसिपल फैक्ट मतलब, एक मिनट, वो मेन फैक्ट केस के जिसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। प्रिंसिपल फैक्ट मतलब केस के वो मेन फैक्ट जिसको आपको प्रूव करना होगा। तो फैक्ट इन इश्यू हम किसको बोलते हैं कि भैया केस के अंदर वो फैक्ट होते हैं जिसको प्रूव करने पे आप पार्टी को या तो लायबल कर सकते हो या फिर ये कह सकते हो पार्टी की राइट बनती है। दैट इज फैक्ट इन इश्यू। ये कैसे पता लगते हैं? वो फैक्ट जो एक पार्टी बोलती है दूसरी पार्टी बोलती है नहीं है, वो होते हैं फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू का लैटिन नेम क्या है? फैक्टम प्रोबेंडम। ये आता है, ठीक है, ध्यान देना। इसको फैक्टम प्रोबेंडम को क्या ना इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल फैक्ट। प्रिंसिपल फैक्ट मतलब केस के वो मेन फैक्ट जिनको आपको प्रूव करना होता है, वो मेन फैक्ट जिनको प्रूव करना होता है। एविडेंटरी फैक्ट आपको प्रूव नहीं करने होते हैं, वो तो हो सकता है 10 तरह के एविडेंटरी फैक्ट होते हैं, आप 2-4 ले आए, 2-4 नहीं भी लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फैक्ट इन इश्यू वो होते हैं जिनको आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप इंटेंशन नहीं प्रूव कर पाए, आप ए को लायबल नहीं कर सकते हो। अगर आप ये नहीं प्रूव कर पाए कि ए ने ही डेथ कॉज की है, आप उसको लायबल नहीं कर सकते हो। अगर आप ये नहीं प्रूव कर पाए कि पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट था, तो आप कोई आपकी राइट नहीं बनेगी। अगर आप ये नहीं प्रूव कर पाए कि पार्टी ने ब्रीच किया है, आपकी कोई राइट नहीं बनेगी। तो वो फैक्ट जिनको आपको प्रूव करना ही पड़ेगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि जिनको प्रूव करना इसेंशियल है केस के लिए, वो होते हैं फैक्ट इन इश्यू। कोई भी डाउट कुछ भी, कोई भी डाउट कुछ भी। क्वेश्चन बता देता हूं प्री के अंदर, रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन नंबर, फैक्ट इन इश्यू का डेफिनेशन नंबर। फैक्ट इन इश्यू को क्या लैटिन नाम क्या है, दूसरा प्रिंसिपल फैक्ट क्या है, मतलब दूसरा नाम क्या है, फैक्ट इन इश्यू का मतलब क्या होता है, एक ये प्री के क्वेश्चन है। दूसरा मेंस में जो क्वेश्चन आ सकता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताइए। ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। केस लो कुछ नहीं है, रेलेवेंट फैक्ट फैक्ट इन इश्यू का कोई केस लो नहीं है। कोई भी डाउट अभी तक? यस, कोई भी डाउट कुछ भी। फिर अपने आते हैं डिफरेंस पे कि रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू के बीच में डिफरेंस क्या है। अब आ जाइए डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन रेलेवेंट फैक्ट फैक्ट इन इश्यू। एक चीज, कभी भी डिफरेंस का क्वेश्चन आए ना, ये मत लिख देना कि भाई रेलेवेंट फैक्ट तो जो है वो 2K पे है, वो 2G पे है, ऐसा नहीं, ये कभी डिफरेंस नहीं होता। रेफरेंस क्या क्या लिखने हैं, रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन लिखोगे आप डिफरेंस में कि भैया रेलेवेंट फैक्ट का तो मतलब होता है कि वो फैक्ट जो केस से कनेक्टेड होता है। इसमें आप लिखोगे कि भाई वो फैक्ट जिसके ऊपर आप
पार्टी की राइट या लायबिलिटी को प्रूव कर सकते हो। एक तो चलो आप डेफिनेशन लिख देते हो। उसके बाद अब ध्यान देना, रेलेवेंट फैक्ट के बारे में कहा जाता है कि रेलेवेंट फैक्ट इसेंशियल नहीं है। इसेंशियल मतलब कि भाई कनेक्टेड फैक्ट तो बहुत हो सकते हैं, एडमिशन, कन्फेशन, कोई ऐसा फैक्ट है जो प्रिपरेशन बता रहा है, कोई ऐसा फैक्ट है जो मोटिव बता रहा है, कोई ऐसा फैक्ट है जो उस बंदे ने एक्ट किया उसके इफेक्ट बहुत बहुत होते हैं रेलेवेंट फैक्ट। तो कानून कहता है ऐसा नहीं है कि रेलेवेंट फैक्ट इसेंशियल है, कि अगर आपने रेलेवेंट फैक्ट नहीं इंट्रोड्यूस किया, आप केस में रेलेवेंट फैक्ट को नहीं लाए और उसको अगर प्रूव नहीं किया तो हम फैक्ट इन इश्यू पे नहीं जाएंगे, हम केस का डिसीजन नहीं देंगे। नहीं, हमारा केस का डिसीजन डिपेंड होता है फैक्ट इन इश्यू पे। अगर आपने फैक्ट इन इश्यू को प्रूव कर दिया, हम डिसीजन दे देंगे। रेलेवेंट फैक्ट ऐसा नहीं है कि रेलेवेंट फैक्ट, मान लो साक्ष्य अधिनियम में रेलेवेंट फैक्ट बनते हैं 15 तरह के, हम एग्जांपल ले रहे हैं 15 तरह के रेलेवेंट फैक्ट है, तो आपको 15 के 15 तरह के रेलेवेंट फैक्ट लाने होंगे। नहीं, आपको जो जो केस के लिए रेलेवेंट लगता है, कनेक्टेड लगता है, वो सब ले आओ। जो जो नहीं लगता मतलब आपकी इच्छा है, आप तो बस वो कनेक्टेड फैक्ट ले आओ जो आपके फैक्ट इन इश्यू को प्रूव कर दें। हमको बस इतना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं कि रेलेवेंट फैक्ट जो है वो इसेंशियल नहीं है, नॉट इसेंशियल। ऐसा नहीं है कि आपको जितने भी तरह के रेलेवेंट फैक्ट है वो सारे ही लाने होंगे। नहीं, आप अपने हिसाब से कोई भी जो आपको लगते हैं उचित वो सब कनेक्टेड फैक्ट उठा लो, बट फैक्ट इन इश्यू इसेंशियल है। अगर आप फैक्ट इन इश्यू को नहीं प्रूव कर पाए, कोर्ट केस का डिसीजन आपके पक्ष में नहीं देगी। कोर्ट केस का डिसीजन आपके पक्ष में नहीं देगी। भाई ए के ऊपर आरोप लगता है कि उसने बी का मर्डर किया है, अगर सरकारी वकील ये नहीं प्रूव कर पाया कि ए की इंटेंशन थी तो वो लायबल नहीं होगा। रेलेवेंट फैक्ट में तो क्या है, आपने 10 रेलेवेंट फैक्ट लेकर आए, आपने उसमें से 5-6 बातें प्रूव कर दी, 3-4 आप नहीं प्रूव कर पाए। कोर्ट को लगता है कि हाँ यार ठीक है, इसने लगभग बातें प्रूव कर दी, कोर्ट फिर भी उसके ऊपर डिसीजन ले सकती है। पर फैक्ट इन इश्यू इसेंशियल है, अगर उसको प्रूव नहीं किया आपका डिसीजन आपके फेवर में नहीं आएगा। उसके बाद रेलेवेंट फैक्ट जो होता है उसकी वैल्यू होती है, पर प्रोबेटिव वैल्यू होती है। प्रोबेटिव वैल्यू मतलब कि उसकी वैल्यू तो होती है बट नॉट एज इक्वल टू फैक्ट इन इश्यू। ये नहीं है कि फैक्ट इन इश्यू के जैसी वैल्यू होती है, नहीं। फैक्ट इन इश्यू जो होता है इसकी इतनी वैल्यू होती है कि जजमेंट जो होती है वो फैक्ट इन इश्यू पे होती है। जजमेंट इज बेस्ड ऑन फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू पे जजमेंट होती है। अभी आते हैं इस पे, इसेंशियल पे भी दोबारा बताऊंगा ना। चलो इसी पे आ जाते हैं। पहले देखो, रेलेवेंट फैक्ट के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे। हम रेलेवेंट फैक्ट में पढ़ेंगे भैया रेलेवेंट फैक्ट बहुत तरह के होते हैं। रेलेवेंट फैक्ट में हम पढ़ेंगे कि भैया ऐसा है जो केस से जो कनेक्टेड फैक्ट होते हैं वो भी रेलेवेंट होते हैं। हम पढ़ेंगे कि भाई ऐसा है जो ऐसे फैक्ट हो जो बता रहे हो कि उसका इंटेंशन था, उसका मोटिव था, जो ऐसे फैक्ट हो जो बता रहे हो कि कोज एंड इफेक्ट। कोज एंड इफेक्ट मतलब कि इसने जो एक्ट किया उस एक्ट का क्या कोज हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, वो भी रेलेवेंट है। तो एक्चुअली में ना जो हम रेलेवेंट फैक्ट पढ़ते हैं हम उसमें सब कुछ पढ़ लेते हैं भाई, ट्रांजैक्शन से पहले, ट्रांजैक्शन के बाद, ट्रांजैक्शन के दौरान जितनी भी चीजें हैं वो सब रेलेवेंट होती है। वो तो ठीक है, हम साक्ष्य अधिनियम को एक बड़ा दिखाने के लिए बोल देते हैं कि सिर्फ लीगली रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे रेलेवेंट, पर लीगल रेलेवेंसी के अंदर इन्होंने सब कुछ ले रखा है, सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ा है। लॉजिक से जितनी भी चीजें केस से कनेक्टेड हो सकती थी ना, आप अगर लॉजिक लगाओ और उससे जितनी भी चीजें आप केस से कनेक्ट कर सकते हो वो सब इन्होंने लीगल रेलेवेंसी में डाली है, सब की सब। ठीक है, तो कानून कहता है भैया रेलेवेंसी तो बहुत तरह की है, रेलेवेंट फैक्ट तो बहुत तरह के हैं। अगर हम रेलेवेंट फैक्ट को इसेंशियल कर दें, विच मींस अगर मान लो इसेंशियल कर दें तो सेक्शन 3 से चालू कर दो 50 तक, कोर्ट पार्टी को सारे के सारे फैक्ट प्रूव करने पड़ेंगे। पहले वो प्रूव करेगा कि सर मान लो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वाले फैक्ट, फिर वो उनको लाएगा, उनको प्रूव करेगा, फिर वो प्रूव करेगा सर कोज एंड इफेक्ट, फिर वो प्रूव करेगा सर उसका इंटेंशन था या मोटिव नहीं था। केस कितना बड़ा हो जाएगा। और रेलेवेंट फैक्ट जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि रेलेवेंट फैक्ट किस लिए यूज किया जाता है, फैक्ट इन इश्यू को प्रूव करने के लिए कि फैक्ट इन इश्यू इंटेंशन थी या नहीं थी। तो कानून कहता है भाई 15 तरह के रेलेवेंट फैक्ट है, तो आपको सारे थोड़ी प्रूव करने हैं। आप एक काम करो, आप उसमें से जो 2-4 आपको लगते हैं आप वो प्रूव कर दो,
वो रेलेवेंट फैक्ट आप कोर्ट में ले आओ और उनको प्रूव कर दो, ताकि हम फैक्ट इन इश्यू को प्रूव कर सके। हम ये मान ले कि हाँ इंटेंशन एग्जिस्ट करती थी। अगर हम इसको इसेंशियल कर दें, विच मीन्स सारे के सारे रेलेवेंट फैक्ट्स को प्रूव करना पड़ेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कि केस से कनेक्टेड कौन कौन सी बातें, और एक एक बात को लाके प्रूव करना पड़ेगा, जो केस के डिसीजन पे भी डिपेंड नहीं करते हैं। जस्ट बिकॉज आपने केस का रेलेवेंट फैक्ट प्रूव कर दिया, केस का डिसीजन थोड़ी आता है। डिसीजन तो किस पे डिपेंड है? इंटेंशन पे। अब सोचो, आप जज हो, आपको है कि भैया आपको पार्टी की इंटेंशन प्रूव करनी है। वो कहता है सर प्रूव कर दूंगा। कैसे प्रूव करोगे? सर मैं एक विटनेस ले आता हूं जो बोलेगा कि उसने इसको बोला है, जो एक्यूज है, एक्यूज ने उस विटनेस को बोला है कि मैं इसको मारूंगा। आप कहोगे ठीक है ले आओ। सर मैं एक बंदा ले आता हूं जो बता देगा कि उसी से इसने ये बंदा वेपन खरीद के ले आया था। आप कहोगे ठीक है। आपके पास दो तीन बातें आ गई कि सर इनकी 2-3 दिन पहले लड़ाई हुई थी, फिर एक्यूज ने अपने किसी दोस्त को बोला था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको जान से मार दूंगा, सर इसने वेपन भी खरीदा है। आप बोलोगे बहुत है यार, इसी से बातें इतनी बहुत है बातें कि आप बोल सकते हैं कि इसकी इंटेंशन थी, इसकी इंटेंशन लग रही है मारने की। अब वहां हम कर देते कि भैया रेलेवेंट फैक्ट तो है इसेंशियल, जहां फैक्ट इन इश्यू इन 3 बातों से प्रूव हो सकता था। अब क्या करना पड़ेगा? एडमिशन वाली बातें भी लाओ, एक काम करो कन्फेशन भी लाओ, एक काम करो जो मर गया उसकी डाइंग डिक्लेरेशन ली है क्या? अरे यार वो तो लेनी जरूरी थी, रेलेवेंट फैक्ट तो इसेंशियल है। अब कैसे रेलेवेंट फैक्ट के अंदर वो पॉइंट लाएंगे? तो क्या इसलिए इन्होंने कहा इसेंशियल नहीं, इन्होंने कहा ऐसा है मेन केस किस पे डिपेंड होता है? फैक्ट इन इश्यू पे। फैक्ट इन इश्यू को प्रूव करने के लिए आपको जो 2-3-4 जो रेलेवेंट फैक्ट लगते हैं आप बस वो ले आओ। ऐसा नहीं है कि आपको 15 के 15 जो लिस्ट है वो सारे प्रूव करने होंगे। इसीलिए नो डाउट, जैसे अभी अपने आगे बात पढ़ेंगे, अपने एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे कि भैया ऐसा है केस चलता रेलेवेंट फैक्ट पे है, केस चलता रेलेवेंट फैक्ट पे है, पर रेलेवेंट फैक्ट आपको फैक्ट इन इश्यू तक लेके जाता है और फैक्ट इन इश्यू आपको केस के डिसीजन पर लेके जाता है। हम ये बात पढ़ेंगे कि नो डाउट आपका पूरा साक्ष्य अधिनियम रेलेवेंट फैक्ट पे चलता है, कोर्ट के अंदर सारी प्रोसीडिंग रेलेवेंट फैक्ट पे चलती है, पर रेलेवेंट फैक्ट फैक्ट इन इश्यू पर लेकर जाता है, फैक्ट इन इश्यू केस के डिसीजन पर लेकर जाता है। तो आपने जो बात बोली ना कि भैया ये तो रेलेवेंट फैक्ट तो मेन बात है, हम पढ़ते ही रेलेवेंट फैक्ट को है सबसे ज्यादा, फिर भी ये इसेंशियल क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे प्रूव करने जरूरी नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भैया सारे इसेंशियल नहीं है, आप कुछ भी 2-4 मोटे मोटे जो कनेक्टेड बातें हैं वो ले आओ, ताकि हम फैक्ट इन इश्यू तक आ जाए और फिर हम डिसीजन तक आ जाए, केस खत्म तो हो किसी ना किसी दिन। इसलिए अब ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब आ जाओ इस पॉइंट पे। हमने पढ़ लिया भाई डेफिनेशन, डिफरेंस में क्या क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिख देना, फिर उसके बाद लिखना भाई रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। रेलेवेंट फैक्ट होता है एविडेंटरी फैक्ट, मतलब कि वो सब फैक्ट जो एज एन एविडेंस कोर्ट में आते हैं। ये क्या होता है? प्रिंसिपल फैक्ट, जो मेन फैक्ट जिनको कोर्ट में प्रूव करना होता है। जो एविडेंस आते हैं ना कोर्ट में, वो रेलेवेंट फैक्ट पे आते हैं। और प्रिंसिपल फैक्ट क्या होता है? फैक्ट इन इश्यू जिनको हमको प्रूव करना होता है। देन उसके बाद रेलेवेंट फैक्ट जो है वो हमको लेकर जाता है टू फैक्ट इन इश्यू, और जो फैक्ट इन इश्यू है वो हमको लेकर जाता है टू डिसीजन ऑफ केस, टू डिसीजन ऑफ केस, विच मीन्स रेलेवेंट फैक्ट फैक्ट इन इश्यू तक लेके जाता है, रेलेवेंट फैक्ट की जो गाड़ी है वो फैक्ट इन इश्यू तक आके खत्म हो जाती है, फैक्ट इन इश्यू हमको आगे डिसीजन तक लेके जाता है। इन शॉर्ट, डिसीजन किस पे डिपेंड है? फैक्ट इन इश्यू पे। जजमेंट किस पे डिपेंड है? फैक्ट इन इश्यू पे। जजमेंट रेलेवेंट फैक्ट को देख के नहीं होती है, जजमेंट फैक्ट इन इश्यू को देखकर होती है। जो 2-3 बातें हैं ना उन पे, वो प्रूव हुई नहीं हुई बस, रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर जजमेंट नहीं होती है। रेलेवेंट फैक्ट तो सिर्फ फैक्ट इन इश्यू के लिए लाया जाता है। तो ध्यान देना, रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू के बीच में जब आप डिफरेंस लिखोगे तो ये मोटा मोटी बातें लिख देना भाई। रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन, रेलेवेंट फैक्ट एक इसेंशियल नहीं है, ऐसे नहीं है कि सारे के सारे रेलेवेंट फैक्ट प्रूव करने होते हैं, पर फैक्ट इन इश्यू इसेंशियल है। जितने भी फैक्ट इन इश्यू बनेंगे वो सब प्रूव करने होंगे। रेलेवेंट फैक्ट की वैल्यू है बट लेस देन फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू की वैल्यू कितनी है कि जजमेंट डिसीजन ही फैक्ट इन इश्यू पे आता है। रेलेवेंट फैक्ट का नाम क्या है? एविडेंटरी फैक्ट, वो फैक्ट जो केस के अंदर एज एन एविडेंस इंट्रोड्यूस होते हैं।
और फैक्ट इन इश्यू क्या होता है? प्रिंसिपल फैक्ट, जो मेन फैक्ट है जिनको प्रूव करना होता है। रेलेवेंट फैक्ट फैक्ट इन इश्यू तक लेकर जाता है और फैक्ट इन इश्यू केस के डिसीजन तक लेकर जाता है। दिस इज रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इश्यू के बीच में डिफरेंस। रेलेवेंट फैक्ट फैक्ट इन इश्यू दोनों के बीच में डिफरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, कई बार आया हुआ है। कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने एक टॉपिक पे आते हैं जो वैसे तो आज तक प्री में आया है ये टॉपिक, बट फिर भी अपने इसको पढ़ेंगे। अब आ जाओ एक चीज, आज तक तो वैसे ये सिर्फ प्री में पूछा गया है, चांसेस है नहीं कभी भी पूछे जाने के, बट एक ऐसा टॉपिक है जिसको अपने पढ़ लेना, नॉट मेंस पर्पस से, प्री पर्पस से। हालांकि बात तो सिर्फ इतनी सी है, ये एक मैगजिम है, फॉल्सस इन उनो फॉल्सस इन ओमनिबस, ये मैगजिम है, ठीक है। जिसका मतलब है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है इन पार्ट, तो कोर्ट ये मानेगी कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है कंप्लीटली। विच मीन्स मान लीजिए मैं कोर्ट में गवाही देने गया, ठीक है। मैं क्या, मेरे को कोर्ट में बुलाया गया, भैया एक केस चल रहा है, उसमें आप विटनेस हो। मैं विटनेस था, मैंने कहा हाँ सर मैं विटनेस हूँ, मैं बता दूं, मैं आ जाऊंगा, गवाही दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। केस किस चीज का था? केस इस चीज का था कि भाई ए ने बी का मर्डर किया है नहीं, ठीक है। देखो क्रिमिनल एग्जांपल इसलिए ले लेता हूं ताकि वो थोड़े आप लोग समझने इजी हो जाते हैं, ठीक है। ए ने बी का मर्डर किया है नहीं, मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने देखा तो उसने मर्डर किया था। ओके, मुझे बुलाया गया कि हाँ बताओ, मैंने कहा हाँ सर ये ए ने बी का मर्डर किया था। क्या समय था? सर रात के 12 बज रहे थे। ठीक है, मुझसे पूछा, मैंने बता दिया सर रात के 12 बजे का समय था, लगभग 12 बजे का समय था, मैं वहां से निकल रहा था और ए ने, वो मैंने देखा कि उसने बी का मर्डर किया। ठीक है, सामने वाला जो एक्यूज था उसका वकील आता है, क्या आप रात को 12 बजे क्या कर रहे थे? मैंने कहा जी मैं मूवी देख के आ रहा था। उसने बोला कौन सी मूवी? और उसने मुझसे बातों में फंसा लिया। वहां पर यह बात प्रूव हो गई कि मैं मूवी देखकर नहीं आ रहा था। मैंने जो बयान दिया कि मैं रात को 12 बजे इसको देखा है मर्डर करते हुए और मैं मूवी देख कर आ था, ये बात प्रूव हो गई कि मैंने ये बात तो झूठ बोली है कि मैं मूवी देख कर आ रहा था। मैं चाहे कुछ भी कर रहा था पर ये झूठ था। अब ये कंसेप्ट निकलता है, इंग्लिश लॉ कहता है, मतलब फॉरेन में ये चलता है कि भैया ऐसा है, विटनेस कोई बयान दे रहा है, अगर उसका बयान के अंदर कुछ भी पार्ट, बयान का कुछ भी पार्ट झूठा पाया जाता है तो उसका सारा बयान रिजेक्ट होगा। विटनेस ने कोई स्टेटमेंट दी, एनी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट अगर झूठी पाई जाती है तो सारे के सारे स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट को कोर्ट एडमिट नहीं करेगी। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर कई ऐसे केस लॉ है, जिसके अंदर अभी लेटेस्ट जो केस लॉ है वो है जयपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। इंडिया के अंदर ये जो बात है ना कि भाई स्टेटमेंट अगर पार्टली फॉल्स है तो कंप्लीटली फॉल्स मानी जाएगी या फिर रिजेक्ट की जाएगी एज ए होल, क्या बोल सकते हैं? रिजेक्ट होगी एज ए होल। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये नॉट एप्लीकेबल है इन इंडिया, नॉट एप्लीकेबल है इन इंडिया। हमारे यहां क्या चलता है? हमारे यहां चलता है कि भैया ऐसा है, मिट्टी है, मिट्टी के अंदर कंकर है, ठीक है। अगर आप मिट्टी को छान सकते हो और कंकर और मिट्टी को अलग कर सकते हो तो जो मिट्टी वाला पार्ट है, मतलब जो साफ पार्ट है, उसको आप एडमिट कर लो। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये पाई जाती है कि स्टेटमेंट आधी झूठी है आधी सच्ची है। अगर वो स्टेटमेंट अलग अलग हो सकती है, जैसे मान लो मैंने बात बोली कि भाई तुम कहां से आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं मूवी देख के आ रहा था। मैं मूवी देख के नहीं आ रहा था, मैं तो खुद उस दिन रात को चोरी करने निकला था, और उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तो कोर्ट कह सकता है भैया चलो ठीक है उसने झूठ बोला, और उससे केस का तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो बात निकल रही है ना, ये जो स्टेटमेंट जो उसकी सच्ची मानी जा रही है, या जो जो स्टेटमेंट वो सच है कि उसने देखा है कि ए ने मर्डर किया है, और उसने अपनी ये पार्ट ऑफ स्टेटमेंट को प्रूव भी कर दिया
कि हाँ ये बोल रहा है वो सच बोल रहा है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो इंडियन लॉ है या जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो इस मैक्सिम को एक्सेप्ट नहीं करता। ये प्री में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि फोल्सस इन उनो फोल्सस इन ओमनिबस, ऐसा ही था। फोल्सस इन उनो फोल्सस इन ओमनिबस जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट या पहले इंडियन एविडेंस एक्ट पे एप्लीकेबल है या नहीं है? नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं मानता है। हम इस थ्योरी पर नहीं चलते हैं। हम ये कहते हैं कि भैया ऐसा है, हम जो थ्योरी पर चलते हैं, जयपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। हम जिस थ्योरी पर चलते हैं हम ये कहते हैं अगर पार्ट ऑफ स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर पार्ट ऑफ स्टेटमेंट फॉल्स है एंड वो पार्ट, या बोल दिया जाए जो फॉल्स पार्ट है वो सेपरेट हो सकता है फ्रॉम ट्रू पार्ट, तो हम जो ट्रू पार्ट है उसको एडमिट करते हैं। अब ध्यान देना, ये बात मैंने आपको यहां इसलिए बता दी क्योंकि ये तो हुआ एक अलग से टॉपिक। जब अपने ना एक टॉपिक पढ़ेंगे होस्टाइल विटनेस, क्या होता है कि विटनेस ना, मान लो पुलिस के सामने उसने बयान दिए होते हैं या पहले वो एफिडेविट पे बयान दे चुका होता है, कुछ भी बातें बोल चुका होता है, कोर्ट में आगे मुकर जाता है कि साहब मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, या फिर साहब मुझसे दबाव में लिखवाया गया था, दबाव में बयान करवाए गए थे। तो अब उसमें क्या होता है, अगर तो वो सारी स्टेटमेंट पे मुकरता है तो बात ही खत्म, सारी स्टेटमेंट पर मुकर गया। पर अगर वो कुछ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट पर मुकरता है, सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट पर वो होस्टाइल हुआ है, बाकी पर वो अभी भी कायम है कि हाँ सर ये बात तो सही है, ये जो इतना पार्ट है ना ये झूठ है, ये मैंने बोला नहीं है, या फिर ये मुझसे दबाव में बुलाया गया या लिखवाया गया, तो वहां पर हम ये मैगजीन लगाते हैं, वहां पर ये मैगजीन लगता है। तो इस मैगजीन को अलग से भी पूछा गया, फोल्सस इन उनो फोल्सस इन ओमनिबस साक्ष्य अधिनियम में लगता है या नहीं लगता है, तो ध्यान रखना नहीं लगता है, हम नहीं लगाते हैं। हमारे यहाँ क्या थ्योरी है कि अगर पार्ट ऑफ स्टेटमेंट फॉल्स है बट वो पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट से अलग हो सकती है, सेपरेट हो सकती है, तब हम ट्रू स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर अगर सेपरेट नहीं हो सकती है, ऐसा है कि भैया दोनों ही इतनी मिक्सअप हो रखी है, स्टेटमेंट नहीं एक्सेप्ट हो सकती, दोनों सेपरेट नहीं हो सकती, फिर हम सारी स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हैं। बट अपने इतना ध्यान रख लेना कि हमारे ये वाला मैक्सिम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये प्री में क्वेश्चन आया हुआ है और इसी मैक्सिम पे होस्टाइल विटनेस की थ्योरी चलती है। कोई भी डाउट कुछ भी, ये है आपका साक्ष्य अधिनियम का, बोल देते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट, अपना डेफिनेशन, एप्लीकेशन, ये सब। कल से अपने रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट चालू होगा, ध्यान से पढ़ना। अभी तक आपने जितना ही पढ़ा बहुत सिंपल बातें, डेफिनेशन याद कर ली, मतलब एक तरह से रट्टा है कि हाँ याद कर सकते हो। अब इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, रेलेवेंसी कैसे होती है, क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, कोई भी डाउट कुछ भी तो आप पूछ सकते हो। कल से अपने रेलेवेंसी वाला पार्ट चालू करेंगे, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। कोई भी डाउट कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, सैटरडे को क्लास होगी। सैटरडे को अपने क्लास रखेंगे, बट अगर देखते हैं, अगर ऐसा रहा ना कि आप लोग को टेस्ट देने में दिक्कत हो रही होगी, ये मैंने सोच रखा है कि अगर ऐसा रहा कि आप लोग को टेस्ट देने में दिक्कत हो रही है कि भाई संडे को तो टेस्ट होता है, टेस्ट की प्रिपरेशन ही नहीं हो पा रही है, फिर अपने सैटरडे को ऑफ रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अभी एक बार रखते हैं, मतलब कोशिश करो कि यार सैटरडे तक क्लास करो और संडे को टेस्ट दो, बट अगर बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को फिर अपने ऑफ रख लेंगे। फिर ऐसा करेंगे कि उस दिन कुछ कुछ भी कुछ लाइक जजमेंट राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग ऐसा कुछ करवा लेंगे, ठीक है, ऐसा कर लेंगे कुछ।
ठीक है, कर दे फिर क्लास खत्म। कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। ओके, थैंक यू, फिर क्लास खत्म करते हैं।